नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपका अपना प्यारा प्लेटफॉर्म विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा आपको कि अभी का जो हम लोगों का टाइम है वो किस चीज़ का है? वो है करंट अफेयर्स का। और हम लोग करंट अफेयर्स हर एक दिन के बाद हर अल्टरनेट में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और वही अभी लेकर के चलेंगे। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 1/10/2020 और 2/10/2020 यानी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर पे बेस्ड है ये करंट अफेयर। और एक चीज और एक चीज समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, आजकल एक आदत बहुत ज्यादा खराब बना लिए हैं कि करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरा उसका इतिहास, भूगोल, बहुत कुछ जानने लगते हैं। करंट अफेयर्स उतना ही पढ़े जितना हमें एग्जाम में जरूरत है। ज्यादा जानना हमें तब जरूरत होगा जब हम उसके लिए रिसर्च करेंगे, स्कॉलर जब बनेंगे उसका, जब उसमें हमें विशेष नॉलेज चाहिए तब। अभी हमें सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। तो इसलिए करंट अफेयर उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम में आए। तो हम लोग अगले टर्म से एक लोगो यहां पर या एक आप बोल सकते हैं कि एक टर्म यूज करेंगे, टॉपिक उतना एग्जाम में जितना। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं बच्चों आज का जो हम लोगों का करंट अफेयर है वो क्या क्या टॉपिक है और वो टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने अलग से सेलेक्टिव बनाया है। जैसे 2 टर्म में हम लोग चलाते हैं। एक टर्म जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्रैकर करंट अफेयर होता है और दूसरा जो है हम लोगों का चलते चलते वन लाइनर टाइप में होता है। तो दोनों बेस इंपॉर्टेंट ही है, दोनों टर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसलिए दोनों को लेकर के चलते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक पहला क्या है, उससे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। हमने उस पर क्या किया है, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला टॉपिक का नाम देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्रैकर करंट अफेयर। क्लियर है? तो करते हैं आज से आज का पहला टॉपिक। हाल में ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पहला क्वेश्चन है, हाल में ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, देख रहे होंगे अच्छे से, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मोस का जो है ना सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे कल परसों का न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस आप मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत कीजिए। एक दिन बाद आपका गैप दे करके ही करंट अफेयर आता है, तो आप आराम से उसको 2 दिन का 1 घंटे में, ज़्यादा तो वीडियो जाता भी नहीं है, 45 मिनट 1 घंटे का लगभग रहता है, तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। कवर ही नहीं बल्कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी डी। देखिए क्या आंसर, 30 सितंबर 2020 डेट। देखिए 30 सितंबर 2020 को स्वदेशी बूस्टर यानी खुद से मेड इन इंडिया चल रहा है ना आजकल, उसी से स्वदेशी बूस्टर एयर फ्रेंड सेक्शन, ये भी इंडियन ही है, के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया, देख लीजिए यही चीज पे जोर दिया जा रहा है आजकल, हर चीज मेड इन इंडिया, इन सिस्टम से लैस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। आ गया आपका आंसर, कहां पे? ओडिशा के बालासोर में हुआ। ओडिशा में जगह है, जगह भी पूछे तो बता दीजिएगा, जगह कौन सा है? बालासोर। क्लियर है? कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले एक और टॉपिक आया था हम लोगों का, पृथ्वी 2 करके था ना, तो उसमें हम लोग देखे थे कहां पे? चांदीपुर में। लेकिन यहां याद रखना है कि ब्रह्मोस सुपर सोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण कहां हुआ है? तो ओडिशा में ही हुआ है, लेकिन ओडिशा में जगह कौन सा है? बालासोर है। क्लियर है? थोड़ा सा हट करके आगे देखिए, चांदीपुर के पास। इस मिसाइल को विकसित
डीआरडीओ, देखिए विकसित किसने किसने किया है, ठीक है, इस मिसाइल को विकसित किसने किया है, डीआरडीओ। और रूस प्रमुख स्पेस उपक्रम है, जैसे अपने इंडिया में डीआरडीओ, इसरो, ये सब काम करती है स्पेशल, उसी तरीके से रूस में काम करने वाली एक संस्था है एनपीओएम, जो संयुक्त रूप से दोनों मिल करके, डीआरडीओ और एनपीओएम ने मिल करके क्या किया है, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को क्या किया है, बनाया है ना, और इसका सफल परीक्षण भी किया है। चलिए देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, इसी से रिलेटेड टॉपिक और देख लीजिए। यह मिसाइल जो है, इसकी जो मारक क्षमता है ना, ये जो मिसाइल बनाया है, इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है, इसकी मारक क्षमता है आपको 400 किलोमीटर तक। कितने तक है, 400 किलोमीटर तक। और ये देखिए कहाँ कहाँ से ये अपने जो रेंज है उसको ये आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए ये कहाँ से, समुद्र, जमीन, लड़ाकू विमानों से भी इसे दागा जा सकता है। इस मिसाइल का जो लंबाई है वो 8.4 मीटर है, चौड़ाई 0.6 मीटर है और वजन 3000 किलोमीटर है। देख लीजिए ध्यान से, इसका जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से मारा जा सकता है, तो समुद्र से भी, जमीन से भी, और लड़ाकू जो विमान होते हैं उनसे भी इसको मारा जा सकता है। इसकी लंबाई 8.4 मीटर, चौड़ाई 0.6 मीटर और वजन 3000। ये अपने साथ 300 केजी का वजन, कितना केजी का, 300 केजी के वजन का विस्फोटक जो है वो ढो करके ले जा सकता है। कितना, 300 केजी का। अब देख लीजिए डीआरडीओ है ना, जो इसका अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और एनओपीएम के जो चेयरमैन है वो कौन है, अलेक्जेंडर जी लोनोव। क्लियर है यहाँ तक। इसमें अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा किसी तरीके का, आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोगों का, बता दीजिए एक बार फिर से, आप आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या जा रहा है हम लोग का, ए बी सी डी, क्या गया, सी। कोई दिक्कत नहीं ही दिक्कत होगा तो चलिए हमारा आंसर क्या गया, ओडिशा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे क्या है दिया हुआ। दूसरा क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ, देखिए दूसरा क्वेश्चन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, देखिए क्या कहता है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए किस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो हमारे आप बोल सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए, खास करके रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए कौन से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। मतलब क्या कि किसके तहत टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, आप ये भी बोल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है CSIR, CISR, ब्लू स्पेस, सिल्क रोड और वॉरियर। बताइए क्या होगा ऑप्शन, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, चारों में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, बताया ना अभी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ साथ वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यहां डॉक्टर लगा लीजिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CISR, देख लीजिए कौन सा, CSIR प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया है। यही है आंसर ना, कौन सा, CISR। CSIR क्या है, देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है ना, क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके अलावा उन्नत भारत अभियान और इसके साथ साथ भारत प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली, जिसको IIT हम लोग बोलते हैं, और विजन भारती, ये सब जितने भी देख रहे हैं, ये सब ने मिल करके रूरल बेस पे, यानी कि आप बोल सकते हैं गांव बेस पे, उस गांव बेस पे, ग्रामीण बेस पे डेवलपमेंट को और ज्यादा तेजी से गति लाने के लिए, डेवलपमेंट में जो थोड़ा सा धीमी गति हम लोग चल रहे हैं, उस गति को क्या करना है, बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए ये चारों संस्थाओं ने खास करके मिल, ये मेन संस्था है, इसके अंदर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनका अलग अलग फंक्शन है, ये सब अलग अलग रूपों से काम करते हैं, और ये संस्था ने मिल करके क्या किया है कि ग्रामीण विकास में अपनी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया गया और क्या दिया गया, देखिए इस संस्था के द्वारा और क्या किया गया, कि इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है कि दिल्ली के द्वारा और जो विजन भारती विवा, इनके संयुक्त पहल से ग्रामीण विकास का कार्य जो है
है ना, वो शुरू किया गया। अब देखिए क्या कहता है, इसके अलावा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी ऐसा अवसर होगा जो नहीं अभी तुरंत जॉब मिला फिर खत्म हो गया, नहीं, एक ऐसा जॉब, एक ऐसा सर्विस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपको लंबे समय तक क्या करेगा, काम देगा। और उसके साथ मिलकर के ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा पर मिलकर क्या किया है, काम करने की योजना बनाई है। ठीक है, एक चीज यहां पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोगों का आया था, एक टॉपिक आया था CISR, है ना, तो आप CSIR के जो चेयरमैन है, आप इनका नाम लिख लीजिए, CSIR का शेखर, कौन है, शेखर सी, है ना, मांडे, कौन है, शेखर सी मांडे। ठीक है, और जो ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तब से ये काम कर रही है डेवलपमेंट में खास करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया, आप ये देख सकते हैं, बताइए अब इसका आंसर क्या गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, ABCD क्या होगा, इसका आंसर होगा A नंबर। क्लियर है, कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा A। क्लियर है, चलिए अगला टॉपिक, यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं क्या जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही नीति आयोग ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, हाल में ही नीति आयोग ने क्या किया है कि डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कार्बन का यूज कम करना, और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के तहत दो टॉपिक, पहला क्या बोला कि नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के तहत किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है। यानी दो देशों ने मिलकर के, एक तो भारत और दूसरा कौन सा देश है, हमको इसका आंसर निकालना है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर के कैसे एनर्जी को इंप्रूव भी कर सके और कार्बन का यूज उसमें कम कर सके। ध्यान रखिएगा, अपने डेवलपमेंट को भी नहीं रोकना है और साथ ही साथ डेवलपमेंट को ना रोकते हुए भी हमें क्या करना है, कार्बन का यूज कम करना है। तो ऐसे समझौते पर दोनों देशों ने क्या किया है, एक हस्ताक्षर किया है। तो देखिए कौन सा कंट्री है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर पहला, दूसरा ऑप्शन आपके पास है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन आपके पास स्विट्जरलैंड और चौथा देश है आपके पास नीदरलैंड। क्लियर है, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखिए क्या कहता है, नीति आयोग और नीदरलैंड, यही तो आंसर आ गया हमारा। नीति आयोग और नीदरलैंड ने नई दिल्ली के दूतावास जो एम्बेसी होता है ना, तो उस एम्बेसी में जो अभी राजदूत है वहां के, कहां के राजदूत, नीदरलैंड के राजदूत कौन है, मार्टन वैन डेन वर्ग, ये वहां के राजदूत हैं। इन्होंने मिल करके हाल में ही क्या किया है, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, SOI बोला जाता है इसको, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी एक ये आप समझ लीजिए कि पेपर है, इस पेपर पे उन दोनों ने क्या किया, एक हस्ताक्षर किया है। और इसका क्या पर्पस है, इसको देखिए क्या पर्पस है, इन लोगों ने क्यों साइन किया है। ठीक है, देखिए SOI के तहत, देखिए क्या कहता है यहां से यहां तक, SOI के तहत, यानी कि इसके तहत क्या हुआ है कि SI के तहत दोनों में कहा जाता है कि क्या किया गया है, दोनों ने क्या किया है कि भागीदारी अपने ज्ञान और नवीन तकनीकी, ध्यान रखिएगा इसको, ज्ञान और नवीन तकनीकी समाधानों का आदान प्रदान करेंगे। यानी न्यू जो टेक्नोलॉजी आएगा या फिर जो नॉलेज है, अगर कुछ अच्छा नॉलेज स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया जा रहा है इंडिया को, या इंडिया में कुछ अच्छा नॉलेज इंप्रूवमेंट हुआ तो उसको दिया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर कोई डेवलपमेंट हुआ वहां पे या इंडिया में, तो एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उसी बेस पे ही क्या किया है, साइन हुआ है। और इसी के तहत इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है मुख्यतः, उसमें 4 टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है, देखिए पहला जैव ऊर्जा, है ना, जैव ऊर्जा
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं आप, बायोटिक, है ना। कौन सा एनर्जी, बायोटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, बायोटिक एनर्जी। और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बायो ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, यानी कार्बन का यूज कम करना है। स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकी को अपनाना है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूटेड करे। औद्योगिक और अन्य सहयोगी गतिविधियों में, यानी जो इंडस्ट्री चल रहा है या इंडस्ट्री टाइप से जो और बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल बेस पे जो इंडस्ट्री चल रहा है या उसी से रिलेटेड जो वर्क हो रहा है, उसमें हमें कार्बन का यूज बहुत ही कम करना है लेकिन कम करना है। इसलिए इसका टर्म दिया शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट, यानी ज्यादा नहीं करना है, कम करना है। इंडस्ट्री भी बढ़ाना है और साथ ही साथ हमें कार्बन का भी यूज कम करना है। इसके अलावा जो जलवायु चेंज हो रहा है ना, उस चीज पे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें फोकस करना है। तो ये मेन 4 टॉपिक हैं। इस 4 टॉपिक पे दोनों ने मिलकर के शाइन किया है। यानी अगर आप इस पूरे टर्म का एक निचोड़ निकालें तो निचोड़ हमें यह समझ में आता है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास कैसा करना है, तो विकास करना है कौन सा, सतत विकास। कौन सा विकास करना है, सतत विकास, यानी ऐसी विकास जिससे हमें आने वाले जो फ्यूचर है, जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं, उनको भी नुकसान ना हो, और हमारा जो अभी डेवलपमेंट का जो चल रहा है दौर, उस डेवलपमेंट के दौर में भी हम पीछे ना रहें। और साथ ही साथ हमें ख्याल किसका रखना है, तो हमें ख्याल रखना है पर्यावरण का। तो इसी बेस पे इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, साइन किया है। तो क्या नाम है उसका, सतत विकास। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए देखिए, अच्छा नीति आयोग जो देख रहे हैं आप, यहां पे जो नीति आयोग हमको दिखाई दे रहा होगा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए नीति आयोग के बारे में कहा जाता है कि नीति आयोग जो अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले इसका नाम था योजना आयोग। पहले इसका क्या नाम था, पता ही होगा आप लोगों को। पहले इसका क्या नाम था, योजना आयोग। और इस योजना आयोग का जो गठन हुआ था, ये 1950 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। क्लियर है। और इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो देश के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वो होते हैं। यानी कि इसके अध्यक्ष का अगर बात करेगा तो अध्यक्ष कौन होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष भी आप बोल सकते हैं। तो ये अभी कौन है, अमिताभ कांत। तो योजना आयोग का जो है वो कार्य लगभग वही है जो अभी नीति आयोग कर रही है, बशर्ते कि थोड़ा सा इसके फंक्शन को थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाई गई और थोड़ा सा इसमें और इंप्रूवमेंट किया गया है। तो नीति आयोग, इसका नाम क्या हो गया, अब नीति आयोग हो गया। क्लियर है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उस समय इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था 2015 से। अब देखिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, अब ये तो अमिताभ कांत हो गए, इनके क्या नाम है, आप बोल सकते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। उसके अलावा नीदरलैंड का जिक्र हुआ तो देख लीजिए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन है, मार्क रुटे। राजधानी नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, और मुद्रा भी कौन वहां पे चल रहा है, यूरो। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो बताइए आंसर क्या गया उसका, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, ए बी सी डी। क्या था आंसर, क्या होगा, स्विट्जरलैंड, यानी क्या होगा हम लोग का, सी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही क्या हुआ, देखिएगा हाल में ही क्या हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी। क्या नाम है, एमनेस्टी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एनजीओ है एक तरीके से, आप समझ लीजिए क्या है, ये एक एनजीओ है ना, जो इंटरनेशनल बेस पे काम करती है, मानवाधिकार के रक्षा के लिए ये काम करती है। ठीक है। ये अपने पूरे बोल सकते हैं कि जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों में ये अपना क्या किए हुए है कि ऑफिस लगाए हुए है, और वहां पर उस देश में रहकर वहां के लोगों के अधिकार की रक्षा करने का काम करती है। क्लियर है। तो देखिए क्या कहता है, हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में क्या हुआ है कि एमनेस्टी ने अपना वर्क रोक दिया है। कहां रोका है, तो वही देश का नाम आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। क्लियर है। देखिए क्या है आंसर, क्या होगा बताइए, ए बी सी डी, क्या, चीन, पाकिस्तान, भारत या नेपाल। देखिए क्या आंसर हम लोग देखते हैं।
विदेशी धन कानून जो है ना, जो विदेशों से धन लाया जाता है उस पर कथित रूप से नियम तोड़ने का, यानी कि इस पर जो पैसा लाया जा रहा है, यानी इस नियम के थ्रू पैसा जो लाया जाता है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस नियम में कुछ ना कुछ उल्लंघन किया गया है। ठीक है, और इस उल्लंघन के वजह से ही 10 सितंबर को ही, कितने तारीख को, 10 सितंबर को ही भारत सरकार ने क्या किया है, इस संगठन के जो बैंक के खाते हैं उसको फ्रीज कर दिया है, यानी बंद कर दिया है। 10 तारीख को ही यह बंद कर दिया गया था। इस वजह से जो एमनेस्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भारत में काम करना बंद कर दिया है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए क्या कहता है, तो इस वजह से क्या किया है कि इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या किया है कि इंडिया में जो है वो अपना कार्य क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। अब रोका तो क्या किया, तो इसमें काम करने वाले, संगठन में जो काम करने वाले मजदूर थे, मजदूर क्या बोलेंगे, जो अधिकारी थे, है ना, या इसमें काम करने वाले जो आप बोल सकते हैं कि कार्यरत मेंबर थे, उनमें से कहा जाता है कि 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी काम करना इसने भारत में फुल्ली बंद कर दिया। भारत सरकार का आरोप है ना, भारत सरकार ने 10 सितंबर को क्या बंद किया, तो भारत सरकार का क्या आरोप है, इनका आरोप है भारत सरकार का कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विदेशियों से जो धन प्राप्त कर रहा है, इस कारण से, यानी कि विदेशों से धन प्राप्त, अगर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहीं से धन जुटाइए, आप दूसरे कंट्रियों से मंगाना मतलब एक तरीके से ब्लैक मनी हो जा रहा है ना, तो आप धन यहीं से जुटाइए। ये गलत कानून, ये एक कानून का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, गलत तरीके से कानून का यूज कर रहे हैं। इस वजह से सरकार ने ये आरोप लगा करके बैंक को क्या कर दिया, बंद कर दिया, उनके खाते को फ्रीज कर दिया। तो विदेशी विनिमय अधिनियम 2010 में था, उसी के तहत क्या किया गया, इसे प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा एमनेस्टी ने क्या किया, कौन से देशों में, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एमनेस्टी ने अभी हाल फिलहाल में किस देशों के साथ जो है वो काम करना बंद कर दिया है, तो किसी के साथ, भारत के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या है, एमनेस्टी का जो इंटरनेशनल मुख्यालय है वो कहां पे है, लंदन में, यूके में। कहां पे है, लंदन, यूके में। और इसके जो महासचिव है एमनेस्टी के वो है कुम्मी नायडू। कौन है, कुम्मी नायडू। चलिए यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं, हम लोग अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मंत्रालय, कि किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता के 6 बेमिसाल, ध्यान देखिएगा, बेमिसाल गांधी जयंती के अवसर पे स्वच्छ भारत मिशन, है ना, शहरी, यार देखिए यहां पे शहरी, ग्रामीण नहीं जो रहा है, शहरी जो रहा है, का उत्सव मनाया है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन है आपके पास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर क्या, परिवहन मंत्रालय। किनके द्वारा ये चीज अभी हाल फिलहाल में, हाल क्या बोलेंगे, कल ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे, पता ही होगा। ठीक है, तो गांधी जयंती के अवसर पे क्या किया गया है कि हाल फिलहाल में क्या किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन का 6 साल पूरा हुआ है, उसी को मनाया है। तो कौन से मंत्रालय ने, बताइए आंसर। चलिए देखिए आंसर क्या है, कहा जाता है कि आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी आंसर ही हम लोगों का मिल गया, कौन सा, बी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2020 को, कितने तारीख को, 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छता के 6 बेमिसाल शीर्षक वाले एक वेबिनार मतलब होता है आजकल ऑनलाइन जो मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन जो आप बोल सकते हैं कि स्कीम चलता है, उस स्कीम का उद्घाटन होता है, ऑनलाइन सभी लोग बैठे रहते हैं, उसी को वेबिनार आयोजन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। कौन सा वर्षगांठ था, 6ठा वर्षगांठ था, किस चीज का, तो वो था क्या, ये स्वच्छता भारत मिशन, है ना, कितना ज्यादा स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है, इसी चीज को इसमें अवेयर कराया जाता है। देखिए क्या कहता है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2010 से ही हम लोग ये मामला चला रहे हैं, है ना, ये जो चल रहा है ना स्वच्छता भारत अभियान, स्वच्छता भारत मिशन, ये कब से चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है 2014 से ही। डेट क्या था, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिवस पे, तो उसी तरीके से यहां भी समझिए। इस मामले का उद्देश्य क्या है, देख लीजिए उद्देश्य क्या है,
बताया था मैंने। इस मामले का उद्देश्य क्या है? इस मामले का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता और इसके संबंध में, है ना, लोगों को क्या करना? जागरूक करना। यानी इसका मकसद क्या है? मकसद है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी सबके लिए, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर का बात कर रहा है, यहां सबके लिए, और साथ ही साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और लोगों को क्या करना है? स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करना है। क्लियर है? और अभी जो आवास एवं शहरी मंत्रालय का जो मंत्रालय दिया गया, वो किनको दिया गया है? श्री हरदीप सिंह पुरी। कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। चलिए, इतना इंफॉर्मेशन किसी भी न्यूज के से काफी है। इससे ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये भी ज्यादा ही है, ऐसा नहीं कि कम है, ये भी ज्यादा ही है। और अगर इससे ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन लेते तो क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा कम ही इंफॉर्मेशन लें, सटीक इंफॉर्मेशन लें, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, आपके जो हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब बहुत सारे बातों को आप दिमाग में एक क्वेश्चन के लिए फिट कर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन से बचें, कंफ्यूजन का शिकार मत बने। ठीक है? तो कम ही टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा क्या करें? उसको आप इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है? चलिए देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। श्री थावर गहलोत, श्री थावदा, एक मिनट क्या है, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लूं। देखिए क्या है, श्री थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत ने किस वर्ग के युवा, यहां वर्ग पूछ रहा है ना, वर्ग के युवाओं के लिए, असीम इसको भी बोल सकते हैं, ऐसे इसका पूरा अगर बाइफरकेट करके अलग अलग करके बोलेंगे तो बोलेंगे ASIIM लॉन्च किया है। ठीक है? देखिए क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, अच्छा टॉपिक है। तो आपके पास ऑप्शन है UR, SCs, STs, OBC, यानी अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC। तो किसके लिए यह शुरू किया गया है ना? थोड़ा समझिए इस चीज को। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ये कौन मंत्री हो गए बताइए? थावरचंद गहलोत। कौन सा मंत्री हो गए? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने, अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये जो है ना आपका, यही इसका फुल फॉर्म है। क्या है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूबेशन मिशन। क्या है? इक्यूबेशन मिशन। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूबेशन। देखिए इक्यूबेशन का मतलब क्या हो गया? छोटे से रूप को, है ना, छोटे से रूप बोलिए या छोटे से लेवल को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करना। दिखने में अभी वो छोटा है, लेकिन जब उस पे वर्क होगा तो वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। उसको बोला जाता है क्या? इनक्यूबेशन। तो इनक्यूबेशन यानी क्या टर्म हो गया हमारा? क्या है टॉपिक? ASIIM का जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किनके द्वारा? थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया। और ये कौन वर्ग के जाति के लिए किया गया है? तो ये किया गया है SC के लिए। तो यहां पे देख लीजिए, ये SC के लिए किया गया है। ठीक है? अब देखिए इसका आंसर अभी नीचे होगा ही, अब देखिए नीचे लिखा ही होगा, पढ़ भी लिए होंगे। क्या कहता है? इस मिशन का उद्देश्य, इस मिशन का जो उद्देश्य है, देखिए किनके लिए? शिक्षण संस्थानों में इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से बताइएगा क्या है इस मिशन का उद्देश्य। क्या है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले, जो थोड़ा सा हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनमें जो पढ़ने वाले SC छात्र, यही था ना आपका आंसर, SC छात्रों के बीच नवाचार, न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी जो अभी क्या किए जा रहे, विकसित किए जा रहे, डेवलप किए जा रहे हैं, और उद्यम को खास करके ये भी, और साथ साथ उद्यम को भी बढ़ावा देना, इंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उद्यम को भी क्या करना है? बढ़ावा देना है। देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड होता है एक, उसके तहत क्या किया गया है? इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अब इस फंड से क्या होगा? देखिए क्या होगा, इस फंड से जो SC उद्यमी होंगे उनके द्वारा कहा जाता है कि लगभग 117 कंपनियों को व्यवसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देगा। कितना? 117 कंपनियां
व्यवसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी इस फंड के द्वारा। फंड एक है, इस फंड के तहत 117 जो कंपनियां हैं वो क्या करेगी, इसके लिए फंड देगी। अब इस पहल के तहत क्या हुआ है कि विभिन्न उद्यम शिक्षा संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेशन के माध्यम से 4 वर्ष, ध्यान से थोड़ा सा इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्या बोला, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा देखिएगा। 4 वर्ष के लिए स्टार्टअप विचारों के साथ 1000 अनुसूचित जाति युवाओं की पहचान करेगा। अब ये जो पहचान करेगा, यानी ये एक संस्था है असीम, ये बनाया गया है एक, समझ लीजिए, और इसके द्वारा ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप से बनाया गया है, इसका काम होगा कि आपको क्या करना है कि 1000 अनुसूचित जाति के युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करना, और उन्हें चिन्हित करके आने वाले 4 साल, यानी कब तक, 2014 तक क्या करना है, उनको राशि प्रदान करना है, वित्तीय राशि प्रदान करना है। कैसे ये वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी? तो शुरुआती के जो 3 साल होंगे, ध्यान से इसको सुनिएगा, शुरुआती के जो 3 साल होंगे, कितने साल को जिक्र हो रहा है, देखिए ध्यान से, शुरुआती, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहां पे थे हम लोग, हाँ, तो कितने युवाओं का बात हो रहा है, तो 1000, यहां पे आप देख ही लिए होंगे, 1000 युवाओं का जिक्र हो रहा है, देख लीजिए यहां पे, है ना, कितना, 1000 अनुसूचित युवाओं का जिक्र हो रहा है। और ये काम कब तक करेगा, तो ये काम करेगा, कब तक काम करेगा, तो ये काम करेगा आपको कितने सालों तक, कितने सालों तक, 4 सालों तक। तो यानी कि आप 2020 से चले जाइए कहां तक, 2024 तक। ये कब तक काम करेगा, 2024 तक। अब ये 24 तक काम करेगा। देखिए क्या करता है कि शुरुआती 3 साल में, शुरुआती जो 3 साल होगा, कितने साल बोल रहा है, शुरुआती के 3 सालों में सरकार के द्वारा बोले या वो जो उद्यमी है जिनके द्वारा लोन दिया जाएगा, तो इन्हें सेटअप करने के लिए क्या किया जाएगा, लोन फाइनेंस किया जाएगा। लोन समझ लीजिए या सहायता राशि समझ लीजिए, सहायता राशि समझिए, ये फाइनेंस किया जाएगा। और फिर चौथे कुछ, जब ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी 3 साल के बाद, तब इसे 5 करोड़ और रुपया दिया जाएगा ताकि ये अपने बिजनेस को और ज्यादा क्या कर सके, बढ़ा सके। शुरुआती 3 साल में, शुरुआती जो 3 साल होगा, इसमें भी लगभग 3 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी 5वें, जब ये पूरा हो जाएगा और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी, जब ये काम करने लायक बन जाएगी, तो इसे इंप्रूवमेंट करने के लिए कितना, 5 करोड़ रुपया जो है वो सहायता राशि दी जाएगी। तो समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए अब देखिए, हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो हम लोगों का क्या है टॉपिक, वो है चलते चलते, वन लाइनर टाइप का। शुरू में मैंने बताया था कि 2 तरीके का हम लोगों का चलता है। पहला एक जो चलता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट क्रैकर करंट अफेयर। दूसरा हम लोग का चलते चलते है, वन लाइनर है। इसको भी थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके इसको खाली समझते चलिएगा। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन या पॉइंट जो भी कहिए इसको, क्या है पहला, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी जो बूढ़े हो गए, जो एजेड एज में आ गए, उनके लिए क्या किया गया है कि एक डे घोषित किया गया है और इस डे को मनाया जाता है उन्हीं के नाम से, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर। विषय क्या है इस बार का, इस बार का विषय, क्या बुजुर्ग लोग उम्र एवं बुढ़ापे का सामना करने के लिए स्वयं बदलने के लिए क्या तैयार हैं। देख रहे हैं ना, अभी जो खास करके कोरोना महामारी चली है जिसमें बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम चूंकि कमजोर होता है तो उन पे खतरा ज्यादा रहता है। तो अभी वर्तमान समय में बूढ़े लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर कराने के लिए, एजेड वर्ग के लोगों को भी थोड़ा सा इसके प्रति ज्यादा जागरूक करने के लिए क्या किया गया है कि थोड़ा सा इस बार का टॉपिक जो है वो अलग लिया गया। क्या लिया गया कि क्या बुजुर्ग लोग उम्र एवं बुढ़ापे का सामना करने के लिए क्या स्वयं को बदलने, क्योंकि स्वयं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो फिर क्या होगा कि एक तो अभी बीमारी जो चल रही है वो तो है ही, और साथ ही साथ क्या होगा कि सामाजिक तौर पे भी आजकल बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उनसे भी वो शायद सही तरीके से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उनको थोड़ा सा अवेयर करना, सुरक्षित रखना जरूरी है। ये जो मनाया जा रहा है ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है कब से, तो 14 दिसंबर 1990 से ही
14 दिसंबर 1990 से ही ये इसको मनाया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और करेक्शन कर लीजिएगा, 1990 से ये 75वां नहीं बल्कि ये क्या है, यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा क्या, 45वां। ठीक है कि 75वां तो इस बार मनाया जा रहा है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बापूजी के यानी कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे एक डे घोषित किया गया है और उस डे का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या है, अहिंसा दिवस। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। गांधी जी के जयंती पे ये मनाया जाता है और ये मनाए जाने की घोषणा कब की गई है, तो ये मनाए जाने की घोषणा की है 15 जून 2007 से यूएन के द्वारा इसको प्रस्ताव ला करके इस डेट को क्या किया गया, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। पता ही होगा गांधी जी अहिंसावादी थे, वो किसी भी तरीके के हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, चाहे वॉर कितना भी बड़ा हो, लड़ाई कितनी भी मजबूत टीम के साथ या मजबूत देश के साथ या मजबूत पक्ष के साथ हो, वॉर हमेशा अगर लड़ा जाए तो वो अहिंसा के बदौलत, और उन्होंने एक इसका बहुत बड़ा मिसाल भी हम लोगों के सामने पेश किया। इन्हीं के बदौलत शायद इन्हीं के रास्ते पे चल करके हम लोगों ने आज़ादी पाई, इसलिए हम लोगों ने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और साथ ही साथ इनके जन्मदिन के अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो यानी महात्मा गांधी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें कई ऐसे गुण थे जिन्हें हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा वर्तमान समय के लिए ज़रूरी है। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक क्या है। दक्षिण पूर्व रेलवे में शुरू किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली, एक टॉपिक है, बहुत अच्छा है। ये अभी हाल फिलहाल में दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन मेरी सहेली। आप सिंपल सा समझ लीजिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है महिला जो यात्री हैं उनको सुरक्षा बढ़ाना, जहां से वो चले हैं और जहां वो जाएंगे, जहां से वो बैठे हैं, जो उनका आप बोल सकते हैं कि आरंभ स्थल और गंतव्य स्थल है, उस दोनों के बीच में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना रेलवे का एक अपना ये प्रोग्राम लाया गया है। क्लियर है, इतना याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका कोलकाता में। क्लियर है, और कोलकाता कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको भी आप टॉपिक ही बना लीजिए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ये टॉपिक है हम लोगों का अगला। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में 5 वर्षों के लिए, गुजरात सरकार ने क्या किया, 5 वर्षों के लिए जल क्षेत्र में एक समझौता, थोड़ा सा फिर एक करेक्शन कर लीजिएगा, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अब पूछ रहे हैं हस्ताक्षर जो किया है वो कौन से देशों से किया है, तो वो कौन से देशों से किया है, डेनमार्क से किया है। किससे किया है, डेनमार्क से। अब डेनमार्क की कंपनी और एक गुजरात की कंपनी, इस दोनों ने मिल करके क्या किया, एक समझौता किया। देखिए कौन सी कंपनी है, गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, और उधर से कौन था, डेनिश जल फोरम। इस दोनों ने मिलकर के क्या किया, समझौता किया है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, देखिए इस डेनिश जल फोरम का मुख्यालय कहां पे, अच्छा ये 5 जल के लिए क्यों, सिंचाई को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, समझ रहे ना, सिंचाई को बढ़ावा दिया जा सके, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए ये जल समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। जल फोरम का मुख्यालय कहां पे है, होरसोलम में है। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी कहां पे है, तो कोपेनहेगन है। और गुजरात के जो अभी सीएम है, क्योंकि गुजरात का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा एक लाइन में समझ लीजिए, गुजरात को जो अभी सीएम है वो गुजरात के सीएम कौन है अभी, विजय रूपानी, और वहां के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। क्लियर है। चलिए अगला देखिए टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हम लोगों का है, शायद ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, ये 2 टॉपिक के बाद शायद खत्म है हम लोगों का। देखिए क्या कहता है, टाटा समूह की किस कंपनी ने टेलसेट नामक, एक अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1-2 मैं रोज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी करवा दूंगा। तो टाटा समूह के किस कंपनी ने टेलसेट नाम के एक वैश्विक उपग्रह के प्रचालक के साथ समझौता किया है, तो जो कंपनी का नाम है उसका नाम है नेल्को लिमिटेड, यानी कि वैश्विक उपग्रह है, इसके साथ समझौता किया है जिसका नाम है नेल्को लिमिटेड, और भारत की एक कंपनी है कौन सी, टाटा ग्रुप की, उसके साथ समझौता हुआ। इसके तहत क्या हुआ है कि LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अर्थ का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में लोअर अर्थ ऑर्बिट उपग्रह नेटवर्क के साथ इसको लगाया जाएगा,
और इसको लगाने का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है दूरस्थ, यानी जो दूर में क्षेत्र वाले हैं, या फिर चुनौतीपूर्ण स्थान जहां पर से हम लोग कवरेज नहीं कर पाते हैं, उस एरिया को भी आसानी से कवरेज कर सके, उस क्षेत्र में कवरेज करके डिजिटल कार्य को चलाने में मदद मिलेगी। बात समझ में आ गया होगा। एक नेल्को कंपनी है और ये नेल्को कंपनी के साथ, है ना, टेलसेट नाम एक वैश्विक उपग्रह के प्रचालक के साथ समझौता हुआ है। और ये समझौता किसने किया है? टाटा समूह के ग्रुप के। और इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है दूरस्थ और जो चुनौतीपूर्ण स्थान है वहां तक आसानी से पहुंचे और वहां पे भी डिजिटलाइजेशन या डिजिटल के वर्क को किया जा सके। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत व्यापार समझौता। एशिया प्रशांत, है ना, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है ना, एशिया प्रशांत व्यापार समझौता भारत ने किस देशों के साथ किया है? देशों ने बल्कि देश, किस देश के साथ किया है? तो किसके साथ किया है? मंगोलिया के साथ किया है। यानी कि एशिया प्रशांत महासागर वाले जो क्षेत्र हैं उसमें व्यापार की गतिविधियों को बढ़ा सके, व्यापार के क्षेत्रों में और सुरक्षा प्रदान कर सके, इसी पर्पस से दोनों देशों ने आपस में समझौता किया है। और वो समझौता किसके साथ किया है? तो मंगोलिया के साथ किया है। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, है ना, और मुद्रा जो वहां का है मंगोलिया टोगरस, है ना, मंगोलिया टोगरक। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चलिए, उलन बटोर और दूसरा कौन हो गया? मंगोलियन टोगरस। कोई डाउट? चलिए, तो ये था आज का हम लोगों का करंट अफेयर्स। और भी कुछ टॉपिक है, पर इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। कुछ और टॉपिक है, मुझे लगा खत्म हो गया, कुछ और टॉपिक है, देखिए। किरण रिजिजू ने लॉन्च किया, किरण रिजिजू ने क्या किया? एक हाल फिलहाल में ही लॉन्च किए हैं लोगो, एक लोगो लॉन्च किए हैं, है ना। क्या लॉन्च किए हैं? लोगो समझते हैं ना, सिंबल जो होता है, वो लोगो लॉन्च किया गया है ना। और ये जो लोगो लॉन्च किया गया, ये किसमें? भारतीय खेल प्राधिकरण, है ना, के सनिध में किया गया है। ये जो किया गया, कहां पे किया गया था? तो ध्यानचंद स्टेडियम है ना, दिल्ली में, वहीं पर किया गया था। और इसका जो सिंबल है वो कैसा है? फ्लाइंग फिगर टाइप का है। और इस फ्लाइंग फिगर में क्या क्या चीज है? तो इस फ्लाइंग फिगर में भारतीय तिरंगा और चक्र को नीले रंग से दिखाया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण जो है उसमें जो अभी हाल फिलहाल में लोगो जो किया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है लोगो? तो वो किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। और ये कहां पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के स्टेडियम, कौन? ध्यानचंद स्टेडियम में। और खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। चलिए, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट बने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने सौरभ गांगुली को, किन्हें? सौरभ गांगुली को क्या किया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये क्या करता है? तो हाउसिंग के क्षेत्रों में, है ना, जो बिल्डिंग वगैरह बनते हैं उनके क्षेत्रों में ये काम करती है। तो इन्होंने क्या किया? सौरभ गांगुली को क्या किया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी। इसके अलावा क्या क्वेश्चन है? तो देखिए, इंडियन बैंक आईबी, है ना, इंडियन बैंक ई नोट, कौन नोट? ई नोट का अभी हाल फिलहाल में उन्होंने शुभारंभ किया है, ई नोट। और ये ई नोट क्या होता है? तो देखिए क्या हो, ई नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। इसके तहत क्या है कि पेपर का यूज कम से कम किया जा सके, पेपर का यूज कम से कम किया जा सके, इसी पर्पज से ई नोट, आईबी ई नोट का शुरुआत किया गया। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके सीईओ कौन है? पद्मजा सुंदरू। क्लियर है? तो ई नोट आपको याद रखना है, किसके लिए काम किया गया? तो ये काम किया जा रहा है पेपरलेस, यानी कम से कम पेपर का यूज किया जा सके। चलिए लास्ट, यस बैंक ने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। यस बैंक और कौन? यस बैंक, अभी जो हाल फिलहाल में सुने होंगे यस बैंक के बारे में, जो कोलैप्स कर गई थी। यस बैंक ने बीएसई के साथ, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जो छोटी छोटी कंपनियां उसको भी कैसे इंप्रूव किया जाए, छोटी छोटी कंपनियों को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या किया? एक साझेदारी किया है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? मुंबई में। किसका? जो यस बैंक देख रहे हैं इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके सीईओ कौन अभी है? प्रशांत कुमार है। कौन है अभी इनके सीईओ? प्रशांत कुमार है। तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों का 1 तारीख और 2 तारीख का, वो यही टॉपिक था। आप
आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, आपने दोनों सेक्शन को काफी अच्छे से कवर भी किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ करके इसे नोट भी कर लेंगे, और ना सिर्फ नोट करेंगे बल्कि कल इसका आप रिवीजन भी कर लेंगे अगले दिन, ताकि मैं अगले दिन फिर मिलूं एक दिन के बाद, तो जो पुराना टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको 1 तारीख और 2 तारीख वाला, वो आप काफी अच्छे से रिवीजन करके काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस पूरे टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, इस परिवार को बढ़ाइए। जैसे जैसे हम लोगों का परिवार बढ़ते चला जाएगा, मैंने वादा ही किया था कि आपसे कि सर्विस धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगी, और जरूर बढ़ेगी। बस हम लोगों के परिवार की संख्या को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ेगा ये आप लोगों के पास ये जिम्मेवारी दी जा रही है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए। और बाकी बात, अगर आप पीडीएफ लेना चाह रहे हैं इस टॉपिक का, आई होप लेना ही चाह रहे होंगे, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। विद्यासागर जाइए टेलीग्राम पे, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस डालिए, आपका आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी बात, आप यूट्यूब पे तो हमारे साथ हैं ही, और यूट्यूब पे दूसरे लोगों को भी जोड़िए, और इसके साथ साथ फेसबुक पेज पे भी आप हमें मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर एक छोटे से ब्रेक, यानी 1 दिन के बाद अगले दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, दूसरे का भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं।